अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 हम कवर कर रहे थे कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस का। अभी तक हम काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। हाँ, जो एक मेन टॉपिक था उसके अंदर कंपनीज एक्ट का, वो हम कंप्लीट कवर कर चुके हैं। उसके हम प्रीवियस कोई 10-11 ईयर्स के पास पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छी खासी कर चुके हैं। चैप्टर 1 को थोड़ा और आगे मूव करते हैं। कंपनी एक्ट से रिलेटेड ही पहले थोड़ी सी कुछ बात है हमारे पास, वो करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे मूव होंगे, देखेंगे और क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में हैं जो हमें कवर करना है। कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट के अंदर कुछ पेनल्टीज जो हैं वो भी डिफाइन की गई हैं, जिनका हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। हाँ, कुछ पेनल्टीज ऐसी हैं जो ऑडिटर के ऊपर इम्पोज होंगी। हाँ, कुछ पेनल्टीज ऐसी हैं जो ऑडिटर के ऊपर नहीं, क्लाइंट कंपनी के ऊपर भी इम्पोज होंगी। तो वो क्या हैं पेनल्टीज, वो हम देखते हैं। हाँ, अगर देखा जाए पेनल्टीज की बात की जाए तो मेनली 2 लेवल की पेनल्टीज हमें जो है वो लर्न करनी है। एक लेवल 2 पेनल्टी है और एक लेवल 3 पेनल्टी है। ऑडिटर के ऊपर जितनी भी पेनल्टीज है वो सारी की सारी क्या है, लेवल 2 है, लेवल 3 नहीं है। लेवल 3 ऑडिटर के ऊपर इम्पोज नहीं होगी। ऑडिटर के ऊपर क्या इम्पोज होगी, लेवल 2 पेनल्टी। हाँ, क्लाइंट कंपनी के ऊपर लेवल 3 पेनल्टी भी इम्पोज होगी। पढ़ते हैं क्या है पेनल्टीज, किन सिचुएशन में किसको क्या पेनल्टी पे करनी है। पहली अगर हम बात करें तो कहता है जी कि अगर ऑडिटर जो है वो अगर ऑडिट करने जा रहा है किसी कंपनी का और वो क्वालिफाइड नहीं था अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, डिसक्वालिफाइड था, मीन डिसक्वालिफाइड का क्राइटेरिया मीट कर रहा था, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था और ऑडिटर के नॉलेज में था, जब बाद में पकड़ा गया कि ऑडिटर क्या था, डिसक्वालिफाइड था, तो सूरत में ऑडिटर को जो है वो लेवल 2 की पेनल्टी जो है वो इम्पोज होगी। अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाई प्रूव हो गया किसी क्लाइंट कंपनी के लिए, मीन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो क्वालिफाइड नहीं था, पता चला बाद में कि डिसक्वालीफाइड था, जानबूझ के इसने क्या किया, बीइंग डिसक्वालीफाइड ऑडिट एक्सेप्ट किया, तो उसको लेवल 2 की पेनल्टी जो है वो पे करना पड़ेगी। लेवल 2 की पेनल्टी क्या है, ₹1000 पर डे। मीन जिस डे से वो डिसक्वालीफाइड था अब तक अगर पकड़ा गया तो ₹1000 पर डे। हम मैक्सिमम कितनी होगी, 5 लाख रुपीस तक, मीन 500,000 रुपीस तक। अगर ऑडिटर डिसक्वालीफाइड निकला तो सूरत में लेवल 2 की पेनल्टी है और लेवल 2 स्टैंडर्ड स्केल पेनल्टी क्या है, ₹1000 पर डे, मैक्सिमम कितना, 500,000 रुपीस। अब बात करते हैं कि अगर एक ऑडिटर ने क्या किया, कोई ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट, मीन नॉन ऑडिट एंगेजमेंट की कोई रिपोर्ट रॉन्ग जो है वो दी, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद ट्रू एंड फेयर नहीं थी, लेकिन ऑडिटर की रिपोर्ट ये कह रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, या ऑडिटर को कोई अकाउंट्स दिए गए साइन करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए, ऑडिटर ने जो है वो गलत अकाउंट्स को साइन या ऑथोराइज किया, जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली शायद ऑडिटर से ये हो गया, मीन उसने शायद प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किए थे, उस वजह से वो क्या कर बैठा, रॉन्ग अकाउंट्स को ऑथोराइज साइन कर बैठा, या फिर ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट जो है ऑडिटर की बाद में रॉन्ग प्रूव हो गई। क्यों, ऑडिटर ने शायद प्रोसीजर प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं किए थे, स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया था, मीन अपने वर्क में थोड़ी सी नेग्लिजेंस आ गई उसके, तो उसकी वजह से भी ऑडिटर को क्या होगा, लेवल 2 की पेनल्टी होगी। और लेवल 2 पेनल्टी क्या है, वही क्या, एट स्टैंडर्ड स्केल ₹1000 पर डे, मैक्सिमम कितनी, ₹5 लाख, मीन 500,000 तक। तो ये दो चीजें कवर होती हैं कि अगर ऑडिटर जो है वो डिसक्वालीफाइड निकला, या ऑडिटर ने रॉन्ग अकाउंट साइंड ऑथोराइज्ड किए, या ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट जो है वो रॉन्ग प्रूव हुई, तो लेवल 2 की पेनल्टी है 1000 पर डे, मैक्सिमम अप टू 500,000 रुपीस। हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे डब्बा में, कहता कि अगर ऑडिटर ने जानबूझ के रॉन्ग रिपोर्ट दी अपने किसी बेनिफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए, या किसी दूसरी पार्टी को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए, ऑडिटर को पता था ये रिपोर्ट जो मैं देने जा रहा हूं ये गलत है, मीन फ्रॉडुलेंट एक्ट में इन्वॉल्व हुआ, तो उस सूरत में ऑडिटर को क्या है, अगेन वही लेवल 2 की पेनल्टी एट स्टैंडर्ड स्केल ₹1000 पर डे, मैक्सिमम कितनी, 500,000। लेकिन चूंकि जानबूझ के दी है तो इसलिए साथ ऑडिटर को क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कितने साल की, 2 साल तक की।
कैद हो सकती है 2 साल तक की, और वो जो मैक्सिमम पेनल्टी है लिमिट 500,000 वो मैक्सिमम 1 मिलियन रुपीस तक भी हो सकती है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा केस की नेचर पे कि इधर ऑडिटर जो है वो किस नेचर के फ्रॉड में इन्वॉल्व हुआ है। सो अगर ऑडिटर की रिपोर्ट जो है वो अनइंटेंशनली रॉन्ग हुई तो फिर लेवल 2 की पेनल्टी। हाँ, अगर ऑडिटर ने जानबूझ के रॉन्ग रिपोर्ट दी अपने किसी बेनिफिट या किसी और पार्टी के बेनिफिट के लिए तो लेवल 2 पेनल्टी है, लेकिन साथ 2 इयर्स तक की प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और वो जो मैक्सिमम लिमिट थी लेवल 2 की 500,000 वो डबल होके 1 मिलियन रुपीस तक भी हो सकती है। सो ये क्या थे तीनों डब्बास किस चीज को कवर कर रहे थे, ऑडिटर से रिलेटेड जो है वो क्या पेनल्टीज है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी से रिलेटेड क्या पेनल्टीज है। अब एक कंपनी, हमने कहीं पे देखा कि ऑडिटर के कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पढ़े हमने। राइट्स हैं ऑडिटर के, कुछ क्या राइट्स हैं कि ऑडिटर को अगर कंपनी के रिकॉर्ड तक कोई भी एक्सेस चाहिए तो मैनेजमेंट को उसे प्रोवाइड करना होगी, मैनेजमेंट उसे डिनाई नहीं कर सकती। ऑडिटर को कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट चाहिए तो वो भी मैनेजमेंट उसे प्रोवाइड करेगी, उसे डिनाई नहीं करेगी। फिर हमने देखा कोई एजीएम से रिलेटेड भी ऑडिटर का एक राइट है कि इसको एजीएम का नोटिस पीरियड मिलना चाहिए। हाँ, अब अगर कंपनी क्लाइंट की मैनेजमेंट जो है ऑडिटर को इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड नहीं कर रही, ऑडिटर को बुक्स तक रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही, या ऑडिटर के वर्क को जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, डिले कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, या ऑडिटर को नोटिस पीरियड नहीं दे रही, या ऑडिटर को जो रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रही है वो रॉन्ग प्रोवाइड कर रही है, मीन ऑडिटर के राइट्स उसे प्रोवाइड नहीं कर रही, मीन रिकॉर्ड तक एक्सेस नहीं दे रही, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑडिट प्रोवाइड नहीं कर रही, या रिकॉर्ड दे रही है तो वो रॉन्ग प्रोवाइड कर रही है, या ऑडिटर के वर्क को ऑब्स्ट्रैक्ट मीन मुदाखलत कर रही है, डिले करने की कोशिश कर रही है, रुकावटें डाल रही है ऑडिटर के काम में, या ऑडिटर को एजीएम का जो नोटिस पीरियड मिलना चाहिए था वो नहीं दिया मैनेजमेंट ने, तो उस सूरत में क्लाइंट कंपनी की मैनेजमेंट को लेवल 3 की पेनल्टी होगी। लेवल 3 पेनल्टी क्या है? एट स्टैंडर्ड स्केल ₹500,000 पर डे। लेवल 2 क्या था? 1000 पर डे, यहाँ पे 1000 नहीं, 1000 नहीं, 5 लाख पर डे, 500,000 पर डे, और मैक्सिमम कितनी? 100 मिलियन रुपीस तक, 100 मिलियन रुपीस तक। लेवल 2 में मैक्सिमम क्या थी? 500,000, या ऑडिटर की फ्रॉड की सूरत में मैक्सिमम 1 मिलियन, लेकिन यहाँ पे क्या है लेवल 3 में? 5000 पर डे, और मैक्सिमम कितनी होगी? 100 मिलियन रुपीस तक। किसको? कंपनी को, ऑडिटर को नहीं, कंपनी के किसी ऑफिसर को या कंपनी को। सी क्या थी? कुछ पेनल्टीज थी कंपनीज एक्ट के अंदर जिसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आज तक पास्ट में मैंने नहीं कोई भी क्वेश्चन ऑडिट में इसके ऊपर देखा, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं कंपनी एक्ट में जो ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकती हैं या क्लाइंट कंपनी के ऊपर, या लेवल 2 पेनल्टी क्या है, लेवल 3 पेनल्टी क्या है, किन सिचुएशन में कौन सी पेनल्टी होती है सिनेरियो के अंदर। ये चीज़ें भी डिस्कस हमें करना पड़ सकती हैं कि ऑडिटर के ऊपर आप बताएं पेनल्टी अब क्या इंपोज होगी अगर ये काम हुआ तो, या मैनेजमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो इस सूरत में आप बताएं अगर मैनेजमेंट गिल्टी प्रूव होती है तो उस सूरत में मैनेजमेंट को कौन सी पेनल्टी जो है वो पे करना पड़ सकती है। तो यहाँ तक कंपनीज एक्ट हमारा जो है वो कंप्लीट कवर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं चैप्टर 1 में और क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर 1 में अगर हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, डिस्कस करते हैं। हमने कहीं पे शायद बात की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में कि एक ऑडिटर जो भी काम करता है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करता है। कौन से स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको हमने ISAs का नाम दिया था कि ऑडिटर जो भी काम करता है वो अकॉर्डिंग टू ISAs, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग करता है। तब देखते हैं ये ISAs कौन डिफाइन करता है, ISAs कौन डिफाइन करता है, कैसे एक ISA बनता है, एक ISA के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक ऑडिटर को क्या सिर्फ ISAs को ही फॉलो करना है या कुछ और चीज़ें भी फॉलो करनी है। तो देखते हैं और क्या चीज़ें फॉलो करनी है।
सो चलते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है आईफैक के नाम से, देखते हैं ये कौन है। आईफैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। सो आज से कुछ साल पहले क्या होता था, आज से कुछ साल पहले ऑडिट करने के लिए हर कंट्री के अपने स्टैंडर्ड, अपने रूल्स, अपने लॉज होते थे। मीन पाकिस्तान में अगर ऑडिट करना है तो आपको क्या करना है, सपोज कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अकॉर्डिंगली ऑडिट करना है। वहाँ पे कुछ पॉलिसीज, रूल्स, स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। इंडिया में ऑडिट करना है तो उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, यूके में ऑडिट करना है उनके अपने स्टैंडर्ड हैं, यूएसए में ऑडिट करना है उनके अपने स्टैंडर्ड है। मीन कौन स्टैंडर्ड डिफाइन करता था, गवर्नमेंट बॉडीज डिफाइन किया करती थी। इस तरह से ऑडिट होता था, जिसमें थोड़े मसले आना शुरू हो गए। क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट तो बड़ी अच्छी है, लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को बहुत फॉलो किया जाता है, हर चीज़ मेरिट पे होती है, करप्शन फ्रॉड नामी कोई चीज़ होती नहीं है, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन बड़ा अच्छा मैनेज हो रहा था। जी, तो क्या बात हम कर रहे थे कि आज से कुछ साल पहले हर कंट्री में ऑडिट जो है वो अकॉर्डिंग टू कंट्री के लॉ हुआ करता था। तो उसमें क्या हुआ, कुछ मसले आना शुरू हो गए। लाइक कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट बड़ी अच्छी, लाइक पाकिस्तान, बड़ा अच्छा ऑडिट हो रहा है। कुछ कंट्रीज़ लाइक यूके, यूरोप क्या है, करप्ट गवर्नमेंट, रूल्स रेगुलेशन लॉज को फॉलो नहीं किया जाता, तो वहाँ पे ऑडिटिंग प्रोफेशन भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा था। तो इससे क्या हुआ, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं अकाउंटेंट्स ऑडिटर की, लाइक आईकैप एक बॉडी है जिसके काफ़ी सारे मेंबर हैं, ACCA एक बॉडी है जिसके काफ़ी सारे मेंबर पूरी दुनिया में अकाउंटिंग ऑडिटिंग कर रहे हैं, ICAW एक बॉडी है जिसके अकाउंटेंट्स पूरी दुनिया में क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं या ऑडिट कर रहे हैं। तो कुछ कंट्रीज़ में तो बड़ा अच्छा गवर्न हो रहा था सिस्टम, क्यों, गवर्नमेंट का सिस्टम बड़ा अच्छा था। और कुछ कंट्रीज में करप्ट गवर्नमेंट, तो वहां पे रूल्स रेगुलेशन को लोग भी नीचे फिर फॉलो नहीं करते, क्यों, टॉप जो है लीडरशिप जो है ये आपको बताती है कि आपने रूल्स को फॉलो करना है या नहीं करना। खुद वो फॉलो करेंगे तो एग्जांपल सेट करेंगे, नीचे लोग भी फॉलो करेंगे। तो सपोज ICAW के कुछ लोग जो है वो यूके, यूरोप में ऑपरेट कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि गवर्नेंस बड़ी अच्छी है। किसी और कंट्री में लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे फिर रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो नहीं हो रहे थे। मीन ऑडिटर क्या कर रहे थे, गंद घोर रहे थे प्रोफेशन के अंदर। तो फिर हर बॉडी ने क्या किया, अपने ऑडिटर को कंट्रोल करने के लिए खुद से स्टैंडर्ड डिफाइन करना शुरू कर दिया। ACCA ने अपने स्टैंडर्ड बना दिया, आईकैप ने अपने बना दिया, ICAW ने अपने बना दिए कि मेरे ऑडिटर पूरी दुनिया में जहाँ मर्जी ऑपरेट करें, मैं इनको खुद गवर्न करूँगी ताकि मेरा नाम जो है वो बदनाम ना हो। अब बॉडी वाइज जो है वो डिफरेंट स्टैंडर्ड आना शुरू हो गए कंट्री की बजाय। लेकिन अगेन मसला आना शुरू हो गया, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसकी सपोज एक ब्रांच जो है वो कहीं और है, एक ब्रांच कहीं और है, एक ब्रांच को आईकैप मेंबर ऑडिट कर रहे हैं, एक ब्रांच को ACCA मेंबर ऑडिट कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ पे स्टैंडर्ड फिर डिफरेंट आना शुरू हो गए। तो क्या हुआ, अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन है आईफैक के नाम से। आईफैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। आईफैक क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, जो क्या कर रही है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से रिलेटेड हेल्प कर रही है किसको, अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रोफेशन को। इसने क्या किया, पूरी दुनिया की जितनी भी ये अकाउंटेंसी ऑडिटिंग बॉडीज हैं, आईकैप, ACCA, ICAW, इन सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके इन चीज को, इस चीज पे एग्री करवाया कि जब हम मल्टीनेशनली ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी कंट्री टू कंट्री डिफरेंट या बॉडी टू बॉडी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक ही तरह के कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। मीन हमें फॉलो करना चाहिए किनको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। अकाउंटिंग के लिए भी IAS, IFRS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कंट्री टू कंट्री या बॉडी टू बॉडी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ऑडिट के लिए भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए, ISAs कंट्री टू कंट्री या बॉडी टू बॉडी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो सारी बॉडीज फिर क्या हुई, आईफैक की मेंबर बन गई, आईकैप भी इसका मेंबर बन गया, ACCA भी इसका मेंबर बन गया, ICAW भी इसका मेंबर बन गया, पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट बॉडीज इसकी मेंबर बन गई। और उसके बाद क्या हुआ,
अब सारी बॉडीज जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं, कौन से? इंटरनेशनल। जो कौन डिफाइन कर रहा है? आईफैक डिफाइन कर रहा है। आईफैक कौन है? एक नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद क्या है? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को हेल्प आउट करना। कैसे? इनसे रिलेटेड रूल्स या स्टैंडर्ड डिफाइन करके। जो अब ऑलमोस्ट कोई 130 कंट्रीज के अंदर जो है इसकी मेंबर बॉडीज हैं और अबाउट कोई 170 के करीब इसकी बॉडी मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं। इनफैक्ट ये जो आईफैक है इसके अंडर कुछ बोर्ड काम करते हैं। एक बोर्ड काम करता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड का काम क्या है? इशू करना IAS, जिनके नाम अब चेंज हो रहे हैं IFRS। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। किसके अंडर काम कर रहा है ये? आईफैक के अंडर काम कर रहा है। एक और बोर्ड इसके अंडर काम करता है जिसे नाम दिया गया है IAASB। हम ये जो CAF 9 पेपर पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? ऑडिट नहीं, ऑडिट एंड एश्योरेंस। तो IAASB क्या है? इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इस बोर्ड का काम क्या है? इशू करना ISAs। क्या इशू करना? ISAs। किस लिए? ऑडिट करने के लिए। क्यों? IAS IFRS बताएंगे अकाउंटिंग कैसे करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, तो ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग हमें बताएंगे कि ऑडिट कैसे करना है। क्यों? हम जो भी ऑडिट में काम करेंगे अपनी मन मर्जी से नहीं करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं? स्टैंडर्ड काम करते हैं। स्टैंडर्ड हमें बताएंगे किस एरिया को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे वेरीफाई करना है और हमने वैसे ही वेरीफाई करना है ताकि पूरी दुनिया में ऑडिटर्स जो हैं वो क्या करें? एक ही तरह से ऑडिट करें, सेम रूल्स को फॉलो करें। सो आईफैक कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? IASB IAASB। थोड़ा सा नॉलेज लिया जा सकता है। आईफैक के अंडर कुछ और भी बोर्ड काम करते हैं जिनके हमारे सिलेबस में सिर्फ नाम है जो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। क्या है वो और बोर्ड? एक है इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, IAESB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड। एक है इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, IESBA, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। इसके अलावा एक बोर्ड और भी है। क्या है बोर्ड? इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IPSASB, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो शायद पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड कैसे अकाउंटिंग ऑडिटिंग करनी है उससे रिलेटेड कुछ सेपरेट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो आईफैक कौन है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? और आईफैक के अंदर कौन कौन काम कर रहा है? IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक, थोड़ा सा हमने नॉलेज ले लिया। अब बात करते हैं कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? IAASB इशू करता है। कैसे इशू करता है? उस स्टैंडर्ड के इशू करने का एक प्रोसेस है। सो प्रोसेस क्या है? फॉर इशूइंग ISAs, मीनिंग ISA कैसे इशू किया जाता है, मीनिंग स्टैंडर्ड कैसे बनाया जाता है। हम चूंकि ऑडिट पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारे से रिलेटेड रेलेवेंट भी क्या है? मेनली ये एरिया कि IAASB कैसे स्टैंडर्ड इशू करता है। तो क्या होगा? कोई भी स्टैंडर्ड इशू करने से पहले क्या किया जाएगा? उसका कोई ना कोई जो है वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो डिसाइड किया जाएगा। सब्जेक्ट डिसाइड किया जाएगा कि हमने स्टैंडर्ड बनाना किस चीज से रिलेटेड है। इधर हमने सपोज इन्वेंट्री को वेरीफाई करने से रिलेटेड बनाना है, रेवेन्यू को वेरीफाई करने से रिलेटेड बनाना है, लायबिलिटीज को वेरीफाई करने से रिलेटेड बनाना है। तो क्या किया जाएगा? सब्जेक्ट डिसाइड किया जाएगा। क्यों सब्जेक्ट डिसाइड किया जाएगा? हो सकता है उस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है ऑडिटर को, नहीं पता चल रहा कैसे ऑडिट करना है, कोई चीज उसमें लैक कर रही है, तो इसलिए आप उसे एडिट क्या करने जा रहे हैं? अब स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हो।
तो क्या किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट डिसाइड किया जाएगा, उसके बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या किया जाएगा, स्टडी की जाएगी, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या किया जाएगा, रिसर्च की जाएगी, स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी। कौन वो स्टडी या रिसर्च में इन्वॉल्व है, मेनली IAASB इंटरनेशनल ऑडिट एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। उसके बाद क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट स्टडी रिसर्च करके उसका बना दिया जाएगा एक एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या बना दिया जाएगा, एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अब स्टैंडर्ड तकरीबन बन गया है लेकिन फाइनलाइज नहीं हुआ, मीन रॉ फॉर्म में जो है उसकी कुछ रोज पॉलिसीज जो है वो डिफाइन की गई हैं कि स्टैंडर्ड के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। उस एक्सपोजर ड्राफ्ट को जो है वो सेंड किया जाएगा किसके लिए, पब्लिक कमेंट्स के लिए। मीन उसके ऊपर पब्लिक के कमेंट्स लिए जाएंगे, भाई हम स्टैंडर्ड बनाने जा रहे हैं तो क्या बताएं वाकई ये स्टैंडर्ड ठीक है। पब्लिक कमेंट्स, पब्लिक में कौन है, हम लोग नहीं, हम इस काबिल नहीं है, इस काबिल होते तो यहाँ पे ना बैठे होते। पब्लिक में कौन आता है, मेनली अकाउंटिंग ऑडिटिंग बॉडीज या डिफरेंट फर्म्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सेंड किया जाएगा। नॉलेजेबल पर्सन जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, डिफरेंट बॉडीज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको सेंड किया जाएगा कि भाई हम ये स्टैंडर्ड एक बनाने जा रहे हैं, ये हमने रोज लिखे हैं, तो आप बताएं क्या ये ठीक है। उस पब्लिक कमेंट्स के बाद क्या होगा, एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है वो वापस आ जाएगा किसके पास, IAASB के पास, बोर्ड के पास। और बोर्ड क्या करेगा, उस पब्लिक कमेंट्स के अकॉर्डिंगली आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स क्या कर देगा, इशू कर देगा ISAs। इन अब स्टैंडर्ड एक डिफाइन हो गया, अब क्या करना है, ऑडिटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड भी फॉलो करना है। सो क्या प्रोसेस है कि पहले सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड इशू करना है, उसके ऊपर स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी बाय IASB, फिर एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बना के सेंड कर दिया जाएगा फॉर पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक कमेंट्स के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट आएगा IASB के पास, मीन डिफरेंट सजेशंस आएंगी, तो सजेशंस के अकॉर्डिंगली IASB क्या करेगा, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करके ISAs इशू कर देगा। एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि 2-3 नंबर के लिए कि प्रोसेस क्या है, कैसे ISA इशू होता है, या बताएं ISAs इशू कौन करते हैं। सो IFAC की हमने बात कर ली, IASB कौन है, ISA कैसे इशू किया जाता है। तो थोड़ा और आगे मूव होते हैं और अब देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड जो है वो इशू तो हो गया, उस स्टैंडर्ड के अंदर होता क्या क्या है। एक स्टैंडर्ड इशू तो चलो हो गया, अब उस स्टैंडर्ड के अंदर होता क्या क्या है। तो कहते हैं एक ISA के कोई 5 कंटेंट्स होते हैं। क्या कवर हम करने जा रहे हैं, कंटेंट्स ऑफ ISA। क्या 5 कंटेंट्स हैं जी, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स एंड डिटेल्ड एप्लीकेशन। सो एक स्टैंडर्ड जब बनता है तो उसके कोई 5 कंटेंट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट एंड डिटेल्ड एप्लीकेशन। इंट्रोडक्शन क्या है, जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि स्टैंडर्ड हमने किस चीज़ से रिलेटेड बनाया है, एसेट को वेरीफाई करने से रिलेटेड है, इन्वेंट्री को वेरीफाई करने से रिलेटेड है, किस टाइप की कंपनी से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव, रीजन बताई जाएगी कि क्यों ये स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है, मीन क्या इशू आ रहा था जिसकी वजह से स्टैंडर्ड हमें डिफाइन करना पड़ा, मीन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसे क्या चीज़ वेरीफाई होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सा एरिया मेनली वेरीफाई होगा। उसके बाद डेफिनेशन, किसके अंदर जो है वो कुछ रूल्स हैं तो उनको डिफाइन किया गया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज की गई हैं तो वो बताई गई हैं जो कि ऑडिटर उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स मीन ये रूल्स अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, मीन किस टाइप की कंपनी के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, किस लेवल की कंपनी के लिए ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, किस नेचर के अकाउंट से ये स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो वो रिक्वायरमेंट्स बताई जाएंगी।
उसके बाद क्या होगा, डिटेल एप्लीकेशन। डिटेल एप्लीकेशन मीन स्टैंडर्ड को कैसे आप अप्लाई करना है, डिफरेंट छोटी छोटी केस स्टडीज एग्जांपल्स होंगी जिसके थ्रू सिखाया जाएगा कि इस सिचुएशन में देखें ये स्टैंडर्ड ऐसे अप्लाई हो रहा है, इस सिचुएशन में ये रूल्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, ताकि ऑडिटर उसको प्रॉपर्ली क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। सो स्टैंडर्ड कौन डिफाइन करता है, IASB कैसे डिफाइन होता है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में जब स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया तो स्टैंडर्ड के ये कोई 5 कंटेंट्स हैं। एग्जामिनर 2-3 मार्क्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। वो कहता है कि IASB जो है वो क्या करता है, ISA इशू करता है। कहते हैं IASB ना सिर्फ ISA इशू करता है, साथ इसके इशू करता है IAPS भी। जब भी कोई स्टैंडर्ड इशू किया जाएगा ISA तो साथ क्या इशू किया जाएगा, IAPS। IAPS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट। इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट। IAPS क्या है, गाइडेंस है। IAPS क्या है, गाइडेंस है। किस चीज के बारे में, कि भाई ये स्टैंडर्ड कैसे आपने फॉलो करना है, तो उसकी गाइडेंस जो है या उसकी साथ जो एक हेल्प बुक है उसे हम क्या नाम देते हैं, IAPS। मीन जब भी कोई स्टैंडर्ड इशू होगा तो IASB साथ क्या इशू करेगा, IAPS भी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट, जो क्या कर रही है, हेल्प बुक प्रोवाइड कर रही है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है कि ये स्टैंडर्ड इशू किया गया इसको कैसे फॉलो करना है। अब कहता है कि हमें क्या करना होता है ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है ISAs को फॉलो करना है, लेकिन साथ हमें कंट्री के लॉ को भी फॉलो करना होता है, लाइक हमें कंपनीज ऑर्डिनेंस को भी फॉलो करना है। हाँ, अगर ड्यूरिंग ऑडिट कहीं पे लॉ और स्टैंडर्ड में कोई कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, मीन लॉ कुछ कह रहा है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ISA कुछ कह रहा है, तो फिर हमें किसे प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो हमें लोकल लॉ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। मीन ISA इसकी एक्सेप्शन क्या है, हम ISA को फॉलो करना छोड़ सकते हैं कब, जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए विद लॉ, तो फिर प्रायोरिटी किसकी बनती है, लोकल लॉ की, वो हमें प्रायोरिटी देनी है रादर देन ISAs। इस सूरत में, उस सूरत में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है तो ये कुछ बातें थी किस चीज से रिलेटेड, IFAC से रिलेटेड। IASB कौन है, स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है, नहीं एक स्टैंडर्ड के अंदर कंटेंट्स क्या है, नहीं IAPS क्या है, और एक्सेप्शन हमने पढ़ ली कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो सूरत में फिर हमने किस चीज़ को फॉलो करना है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सबने बात की कि एक ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिट करना है अकॉर्डिंग टू ISAs। मीन हमने क्या करना है, ISA फॉलो करना है, किस लिए, फॉर ऑडिट। मीन ऑडिट हमने करना है तो ऑडिट में कौन से स्टैंडर्ड्स, कौन से रूल्स, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, तो वो फॉलो करने हैं जो ISAs बताएंगे। हम बीइंग ऑडिटर, हमने बात की थी कहीं पे नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में कि ऑडिट के अलावा हम कुछ और काम भी करते हैं, लाइक रिव्यू करते हैं, क्या ख्याल है, रिव्यू एंगेजमेंट। हम अकाउंटेंसी काम भी करते हैं, कुछ और काम भी करते हैं, तो कुछ और स्टैंडर्ड भी हैं जो हम रूटीन में फॉलो करते हैं। मेरे ऑडिटर सिर्फ ISAs को ही फॉलो नहीं करता, ISAs को तो फॉलो करना है कहाँ पे, ऑडिट में, इसके अलावा कुछ और स्टैंडर्ड भी फॉलो करता है। क्या स्टैंडर्ड फॉलो करता है ऑडिटर, फॉलो करता है ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। कहाँ पे ये फॉलो करना है, फॉर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब रिव्यू करना है, जिसके ऊपर हमने लिमिटेड, नेगेटिव या लो लेवल एश्योरेंस देनी है, वो 3 लिमिटेड प्रोसीजर हमने पढ़े थे, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो वहां पे हमने किसको फॉलो करना है, ISA को नहीं, वहां पे हमने फॉलो करना है ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। सो ऑडिट के लिए ISAs, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिव्यू के लिए ISAs नहीं, ISRE को फॉलो करना। ISRE हमें बताते हैं कि हमने क्या काम करना है, वही 3 लिमिटेड प्रोसीजर का काम करना है। ISRE ही हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, एक नेगेटिव, लिमिटेड, लो लेवल एश्योरेंस देनी है, लाइक नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड फेयर व्यू। ये एश्योरेंस की टाइप्स हमने शायद कहीं पे कवर की हुई हैं ऑलरेडी, शायद लेक्चर 2 था हमारा, वहां पे हमने ये कवर की थी।
इसके अलावा कुछ और भी स्टैंडर्ड्स हैं। क्या स्टैंडर्ड्स हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये कहां पे फॉलो करना है? ये हमने फॉलो करना है फॉर रिव्यू ऑफ फोरकास्ट। वो हमने बात की थी लेक्चर 2 में। फोरकास्ट, लाइक इन्वेस्टर ने कहा भाई मुझे आपका करंट और पास्ट तो नजर आ रहा है, फ्यूचर दिखाएं। तो कंपनी ने क्या किया? अपनी फोरकास्ट प्रिपेयर की। अब उस फोरकास्ट के ऊपर अगर हमें ओपिनियन देनी है तो वो भी हमने कुछ वेरिफिकेशन करके देनी है। वो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? अब फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देना भी ऑडिट नहीं है, रिव्यू है। लेकिन फोरकास्ट का रिव्यू कैसे करना है? ISRE के अकॉर्डिंगली नहीं, ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली। सो ISA ऑडिट के लिए, ISRE स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ISAE इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए, रिव्यू ऑफ फोरकास्ट के लिए। इसके अलावा कुछ और भी स्टैंडर्ड हैं, लाइक ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। रिलेटेड सर्विसेज क्या है? वो हमने कहीं पे बात की थी कुछ नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट की। क्या थी वो? कंपाइलेशन एंगेजमेंट, लाइक हमने कोई चीज कंपाइल करके देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न वगैरह। और दूसरा क्या था? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, मीन हमारा एक प्रोसीजर क्लाइंट के साथ एग्री हुआ है जो हमने परफॉर्म करके अपनी फीस चार्ज करनी है, तो वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के लिए कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं? ऑडिट भी नहीं, रिव्यू भी नहीं, अश्योरेंस एंगेजमेंट भी नहीं, ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्यों? इन तीनों में तो हम कोई ना कोई ओपिनियन देते हैं, इधर पॉजिटिव, हाई लेवल, रीजनेबल, और इन दोनों में लिमिटेड, नेगेटिव और लो या मॉडरेट लेवल। इसमें कोई ओपिनियन या एश्योरेंस नहीं होती। तो ओपिनियन या एश्योरेंस नहीं जिन एंगेजमेंट में होती, वहां पे कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है? ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये कुछ 4 स्टैंडर्ड है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड और भी है जो ऑडिटर को फॉलो करना है, चाहे ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, चाहे रिव्यू कर रहा है, चाहे ये कर रहा है, चाहे ये कर रहा है, मीन इन सब के लिए जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और वो क्या है? ISQC। ISQC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्यों ये फॉलो करने हैं? फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क, मीन एक ऑडिटर को, एक प्रैक्टिशनर को अपने वर्क की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी चाहे आप ऑडिट कर रहे हो उसमें भी मेंटेन करनी है, चाहे रिव्यू कर रहे हो उसमें भी करनी है, चाहे आप नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, नॉन एश्योरेंस परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करनी है। वो क्वालिटी कैसे मेंटेन की जा सकती है, उसके लिए हमें ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, बताएंगे कि आप अपने वर्क की क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने क्वालिटी की, वर्क की क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया तो आपका वर्क नेग्लिजेंट हो सकता है, और वर्क नेग्लिजेंट हो गया तो उसकी वजह से आपकी ओपिनियन रॉन्ग भी हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग थी, आपने कह दिया ठीक है, क्यों? आपने क्वालिटी वर्क परफॉर्म नहीं किया था, तो इससे आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद भी हो सकती है। डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने आपकी रिपोर्ट पर बेस करते हुए डिसीजन लिए थे। इसलिए अपने वर्क की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, एक फर्म ने, ऑडिट फर्म ने अपने वर्क की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, उससे रिलेटेड हमारे पास स्टैंडर्ड है क्या? ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। सो एक ऑडिटर को क्या करना है? ऑडिट करना है कैसे? अकॉर्डिंग टू ISAs। ISA कौन डिफाइन करता है? IAASB। IASB कौन है, थोड़ा सा बताया जा सकता है? हाँ, जब ISA डिफाइन किया जाएगा तो साथ IAPS, इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिस स्टेटमेंट, मीन गाइडेंस हैंडबुक भी साथ प्रोड्यूस की जाएगी। IFAC कौन है? उसके नीचे बोर्ड कौन कौन से काम करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए IASB, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के लिए IASB। इसके अलावा कोई 3 बोर्ड और भी हैं। क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड बोर्ड, जो बताता है
एक एजुकेशन प्रोवाइड करता है किसी को, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को, कि कैसे प्रोफेशनल अकाउंटेंट की एजुकेशन की जाएगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसकी डिटेल। इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स, जो हम चैप्टर 3 में चल के एथिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो पब्लिक सेक्टर के ऑडिट में होता है, जो कि हमारे सिलेबस में ये भी नहीं है, सिर्फ नाम है इनके। एक स्टैंडर्ड कैसे इशू होता है, 2-3 नंबर के लिए अगर एग्जामिनर पूछ ले तो हम लिख सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट मैटर डिसाइड किया जाएगा, उसके ऊपर स्टडी रिसर्च करेगा बोर्ड, उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट इशू किया जाएगा फॉर पब्लिक कमेंट्स, पब्लिक कमेंट्स के बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट आएगा टुवर्ड्स बोर्ड, और बोर्ड आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू पब्लिक कमेंट्स क्या इशू कर देगा, ISAs। सो इस स्टैंडर्ड को इशू करने की अथॉरिटी तो IASB या फिर IFAC के पास है। स्टैंडर्ड की कंप्लायंस की अथॉरिटी ना IFAC के पास है ना बोर्ड के पास है। वो स्टैंडर्ड कंप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रैक्टिस में हम ऑडिटर से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसकी अथॉरिटी किसके पास है, किसने चेक करना है, हमारी बॉडी मीन ICAP ने चेक करना है, जिसके हम मेंबर हैं। तो स्टैंडर्ड इशू करने की अथॉरिटी तो IFAC IASB के पास है, कंप्लायंस अथॉरिटी इनके पास नहीं है। कंप्लायंस अथॉरिटी किसके पास है, हमारी प्रोफेशनल बॉडी जिसके हम मेंबर हैं, लाइक ICAP के पास। सिक्स स्टैंडर्ड जब इशू हो जाता है तो स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, कोई 5 कंटेंट्स भी हम लिख सकते हैं। हाँ, हमें ऑडिट तो करना है ISAs किस लिए हैं, फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। ऑडिट ऑब्वियसली होता ही किस चीज़ का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसके अलावा हम ऑडिटर क्या करते हैं, कुछ अदर इंगेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड्स और भी फॉलो करते हैं, लाइक रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ISRE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। फोरकास्ट के ऊपर अगर हमने ओपिनियन देनी है तो उसका भी रिव्यू करना है, लेकिन वो ISRE के अकॉर्डिंगली नहीं, ISAE, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट के अकॉर्डिंगली। हाँ, जो नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, लाइक कंपाइलेशन एंगेजमेंट, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, उनको हमने कैसे वेरीफाई करना है, उसमें फॉलो करना है ISRS, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। लेकिन अपने वर्क की क्वालिटी को भी मेंटेन करना है, चाहे वो ऑडिट है, चाहे रिव्यू है, चाहे नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, ISQC, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, किस लिए, फॉर क्वालिटी ऊपर के लिए, चाहे वो हम ये काम कर रहे हैं, चाहे ये कर रहे हैं, चाहे ये चाहिए। सो एग्जामिनर पूछ सकते हैं ऑडिट में कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ISA एज वेल एज ISQC। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, मेनली ISRE एज वेल एज ISQC। नहीं, रिव्यू ऑफ फोरकास्ट में कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, ISAE एज वेल एज ISQC। नहीं, हमें नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट लाइक कंपाइलेशन एंगेजमेंट या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, तो ISRS एज वेल एज ISQC। सो नोट्स के अंदर आपने क्या करना है, ये हमारे कंपनी एक्ट के बाद पेनल्टीज के आगे ये जो है कुछ बातें हैं, 1-1.5 पेज है, इसको आपने कवर करना है, और होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्या चीज़ें इस चैप्टर की वो कवर करके वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करनी है आपने, ये जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं डेली, इनको लेक्चर के साथ साथ ही कवर करना है, इनको प्लीज़ डिले नहीं करना। क्यों डिले करोगे तो उससे कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, इसलिए साथ साथ ही इनको कवर करते जाना है, प्रिपेयर करते जाना है। समटाइम बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होंगे, हमारे लेक्चर आपस में इंटर रिलेट होंगे, लाइक एक दिन हमने कुछ बात की है तो अगले दिन उससे नेक्स्ट बात हम कर रहे होंगे, और जब तक ये पहले दिन वाली बात आपको नहीं पता तो नेक्स्ट डे वाली बात समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आई तो इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा बिल्टअप नहीं होगा। और ऑडिट के फेल होने की मेन रीज़न में एक ये रीज़न भी आती है कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्टअप नहीं है, चीज़ें आपस में लिंकेज करना उनको नहीं आ रही। क्यों, समटाइम क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपस में लिंक करके पूछे जाते हैं, और अगर आपने एक दिन एक लेक्चर जो है वो सपोज सुन तो लिया लेकिन उसे जाके कवर नहीं किया तो कॉन्सेप्ट बिल्टअप नहीं हुआ, अच्छी तरह से दिमाग में नहीं बैठा, तो अगले दिन वाला कॉन्सेप्ट उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ पेपर को ईजी नहीं लेना, लाइट नहीं लेना। बाकी पीछे आप जो भी करते आए, हो सकता है एक दिन लेक्चर अटेंड कर लिया, पूरे वीक का एंड पे जाके इकट्ठा कवर कर लिया, तो ऐसे बातें चल सकती थी, लेकिन ऑडिट में प्लीज़ ऐसे नहीं है। टोटली कॉन्सेप्चुअली पेपर है, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे बिल्टअप करने हैं, फिर जाके हम अच्छी प्रैक्टिस करके पेपर पास कर सकते हैं।
मीन्स पेपर को पास करने के लिए मेच्योरिटी होना ज़रूरी है, इसलिए ये कैफ 9 मीन कैफ का लास्ट पेपर रखा गया है। क्यों? यहाँ तक मेच्योर स्टूडेंट होना ज़रूरी है। मेच्योरिटी का मतलब क्या है? साथ साथ चीज़ें कवर करना। इमेच्योर स्टूडेंट इस पेपर को पास नहीं कर सकेंगे। काफ़ी स्टूडेंट मैंने पीछे देखे हैं कि लेक्चर सिर्फ आके अटेंड कर लिया, साथ साथ जाके प्रिपरेशन नहीं की। ऑब्वियसली प्रिपरेशन नहीं की तो वीकली टेस्ट भी साथ आपने नहीं दिया, तो उस वजह से फिर कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्टअप नहीं हुआ, पेपर फेल कर जाते स्टूडेंट। इसलिए डेली लेक्चर कवर करना भी ज़रूरी है, उसकी लर्निंग भी ज़रूरी है, और जो वीकली बेसिस पे टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट भी साथ साथ वीकली बेसिस पे देना ज़रूरी है। उस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हमारा ये पिछले 5-6 दिन का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग बिल्टअप हुआ या नहीं हुआ, ताकि अगर उस चीज़ के अंदर कोई लैक कर रहा है तो हम नेक्स्ट टेस्ट से पहले इम्प्रूव कर सकें। इसलिए प्लीज़ टेस्ट को भी अवॉइड नहीं करना। हमारा वीकली टेस्ट भी साथ साथ हो रहा है तो वो भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसके बिना पेपर पास करना मुश्किल काम है। क्यों? टेस्ट से ही हमें पता चलेगा कि हम एग्जामिनेशन लेवल का, एग्जामिनर जो चीज़ें रिक्वायर कर रहा है उसका लेवल का लिखने के काबिल हैं या नहीं है। इसलिए प्लीज़ साथ साथ लेक्चर कवर करते जाने हैं, लर्निंग भी डेली बेसिस पे। बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता आप लोग कैसे चलाते हो, लेकिन इसको डेली बेसिस पे कवर करना है। एक रजिस्टर बना लो, जो चीज़ें आप लर्न कर रहे हो 2-3 लाइनें एक दफ़ा हाथ से लिखनी, क्यों? दिमाग में बैठ गई। ये जो लिख लिया हमने हाथ से, ये हमें रिवीजन में हेल्प देगा। क्यों? इसको यूँ सामने लाते ही पता चल जाएगा अच्छा ये बात थी। अगर बुक के अंदर रह गया तो फिर हमें रिवीजन में भी उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा जितना आज लर्निंग में लगा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ चीज़ों को साथ साथ कवर करते जाएं। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम कुछ और चीज़ें कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे।